स्वागत है प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर की एक नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो हमारी इंकस्केप सॉफ्टवेयर की वीडियो सीरीज का एक वीडियो है। तो हमने अभी तक इसमें पेज का सेटअप देखा है, जो हमारा वर्किंग स्पेस है इसका हम सेटअप कैसे करते हैं ये सब हमने देखा। कितने प्रकार के टेम्पलेट्स हमें मिलते हैं, उन सब की सेटिंग कैसे होती है, मैन्युअली हम कैसे हाइट और विड्थ डाल के जो है पेज का सेटअप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पुरानी वीडियोस में देखी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख भी सकते हैं। अब जो है हमें इसके इंटरफेस के बारे में सीखना है, और ख़ास करके इसके इंटरफेस के बारे में हम सबसे पहले जो सीखने वाले हैं वो, अगर आप लेफ़्ट साइड में देखें तो हमें एक टूल बार मिलता है। इस टूल बार में हमें काफ़ी सारे टूल्स जो है एक लाइन से लगे हुए मिलते हैं। हम बारी बारी से अगर इनके ऊपर अपना कर्सर लेकर के जाएं तो हमें इनका नाम भी मिल जाता है। जैसे कि ये जो कर्सर साइन वाला है जिसके ऊपर कर्सर बना हुआ है, आप ये निशान देख सकते हो, इसका नाम आ रहा है सेलेक्टर टूल, सेलेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट जो आप बनाते हो, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, कुछ भी आप बना रहे हैं, इसको सेलेक्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसी प्रकार से आप हर टूल पे जो है अपना कर्सर रोकिए तो आपको जो है उसका नाम मिलेगा और यूज़ मिलेगा। इसे बोलते हैं नोड टूल। नोड टूल जो है एडिट पाथ्स बाय नोड्स, आपको जो है पाथ को एडिट करने के लिए ऑप्शन देता है ये नोड टूल, नोड के सहायता से। तो जब आप पाथ एडिट करेंगे तो आप नोड की सहायता से उसकी एडिटिंग कर सकते हो, ये नोड टूल का काम है। इसके बाद आपको मिलता है शेप बिल्डर टूल, और इसी तरीके से सारे जो है टूल्स आपके पास में उपलब्ध होते हैं। हम सारे के सारे तो आज देखने वाले नहीं हैं। हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है केवल सिलेक्शन टूल, जो आपका पहला वाला टूल है सिलेक्टर टूल, यही जो है टॉपिक आज का होने वाला है। हम सब कुछ इसी के इर्द गिर्द सीखने वाले हैं। तो इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, जब हम कोई टूल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हम अभी तो सिलेक्शन टूल पे हैं, सिलेक्टर टूल पे हैं। मान लीजिए हमने एक जो है स्क्वायर वाला जो हमारा रेक्टेंगल टूल है, हमने मान लीजिए इस पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर जो आपको टूल से संबंधित चीज़ें मिल रही थी, आपने जो टूल सिलेक्ट किया था उससे संबंधित जो चीज़ें हैं ये ऊपर बदल चुकी हैं। यानी कि आप लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट टूल बार से जो आपको लेफ़्ट साइड में दिया गया है, यहाँ पे आप जो भी चूज़ करते हैं ना, जो भी सिलेक्ट करते हैं, उसी के हिसाब से आपको ऊपर जो है टॉप पे मेनू बार के नीचे उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड ऑप्शंस मिलते हैं। तो हम कोई भी टूल चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए कि उससे जो है रिलेटेड आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हम आते हैं अपने पहले टूल पे, सिलेक्टर टूल। सिलेक्टर टूल देखिए, अभी इसमें जो है हमारे पास में काफ़ी सारी चीज़ें जो है हाईलाइटेड हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको डल दिखाई दे रही होंगी, यानी कि ये हाईलाइटेड नहीं है। यानी कि ये ऑप्शन हम अभी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास में एक तो हमारे वर्किंग स्पेस में कुछ है नहीं, हम पूरे खाली के खाली पड़े हुए हैं, हमारा पूरा पेज खाली पड़ा हुआ है, हमने कुछ सेलेक्ट भी नहीं किया है, और ये सिलेक्टर टूल है, बिना सेलेक्ट किए आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो हम चलिए पहले एक ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। मान लीजिए हम एक स्क्वायर बनाते हैं। अब हमारे पास में एक स्क्वायर है और हम सिलेक्टर टूल का यूज़ करेंगे। सिलेक्टर टूल पे क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे जो टूल्स हैं आपके सिलेक्टर टूल के हिसाब से, जो भी आपको ऑप्शंस टॉप पे दिए गए हैं, ये सारे जो है हाईलाइटेड हो चुके हैं और हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सिलेक्शन हटा दूँ तो अभी के टाइम पे ये जो स्क्वायर है हमारे पास में सिलेक्टेड नहीं है। तो ये जो स्क्वायर है ना, इसके बारे में जो है जो भी सिलेक्शन टूल के ऑप्शंस है वो सारे हाईलाइटेड नहीं थे। अभी मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया तो सारे हाईलाइट हो गए, हमने सिलेक्शन हटा दिया तो सारे के सारे डल हो गए, अब हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो आइए इसको सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि सिलेक्शन टूल जो है हमें किस प्रकार के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। हमने स्क्वायर को सिलेक्ट किया। अब हमारा पहला जो ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल है। आप इस पे होवर करेंगे तो आपको लिख करके आएगा सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स और ऑल नोड्स। तो जितने भी नोड्स हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो उनको सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब मान लीजिए हमारे पास एक दो और ऑब्जेक्ट हैं, हम एक दो और जो है रेक्टेंगल खींच लेते हैं, और हमारे पास में अभी मान लीजिए कोई भी सिलेक्ट नहीं है। मान लीजिए हमारे पास कोई सिलेक्ट नहीं है, हमें सब कुछ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है हम उस पर क्लिक करेंगे तो सारे जो ऑब्जेक्ट हैं आप देखिए सारे के सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इसका जो यूज़ है,
सेलेक्ट ऑल टूल का जो यूज़ है वो ये होता है कि सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं आपके स्पेस में, ये जो है वर्किंग स्पेस में सेलेक्ट कर लेता है। आप ऐसे ड्रैग करके भी कर सकते हैं और आप एक क्लिक में जो है इस टूल की सहायता से भी कर सकते हो। तो ये जो है इसका यूज़ था। अब अगर नोड की भी बात की जाए तो मान लीजिए हमारे पास में इतने सारे नोड्स हैं। एक जो स्क्वायर होता है ना, वो देखिए इतने सारे नोड से मिलकर के बना हुआ है। एक नोड यहाँ पे आपको मिल रहा है, एक नोड यहाँ पे मिल रहा है। ये आपको जो है सर्कुलर चीज़ें करने के लिए, इसको सर्कुलर बनाने के लिए जो है नोड दिया गया है। तो अगर आपको सारे नोड सेलेक्ट करने हैं ना, तो आप यहाँ पे जाइए, सिलेक्टर टूल पे जाइए और आप सिलेक्शन वाले टूल में से सारे नोड्स को सिलेक्ट कर सकते हो। जब आपके पास में ढेर सारे नोड्स होंगे तो सारे जो है नोड्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो बेसिकली ये नोड सिलेक्टेड होता है, बस हमें जो है एक स्विच मारने की ज़रूरत होती है सिलेक्टर टूल से सीधे नोड टूल पे। तो आप देखेंगे अब सारे के सारे नोड्स जो हैं सिलेक्टेड हैं आपके। तो इस प्रकार से हम इसका यूज़ करते हैं। हम वापस आते हैं अपने सिलेक्टर टूल पे और अब आप देख सकते हो कि हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है सेलेक्ट ऑल इन ऑल लेयर्स, सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन ऑल विजिबल एंड अनलॉक्ड लेयर्स। तो यहाँ पे दोस्तों इसको समझाने के लिए मुझे लेयर को लेकर के आना पड़ेगा, इसके बाद ही आप समझ पाओगे। तो हम जाएंगे अपने मेनू बार में और मेनू बार में आप देख सकते हैं कि ऊपर ही हमें लेयर का ऑप्शन चौथे नंबर पे मिलता है। लेयर में आप जाइए तो एक जो लेयर की जो विंडो होती है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही लेयर का ऑप्शन है, हमें जो लेयर्स मिलती हैं ना, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, इस प्रकार से कई सारी लेयर्स मिलती हैं, एक दूसरे के ऊपर चीज़ें जो है ओवरलैप कर रही होती हैं। तो वो विंडो ओपन करने के लिए आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एल जो है प्रेस कर सकते हो, या तो यहाँ पे जो है मेनू बार में से लेयर में आइए और लेयर एंड ऑब्जेक्ट्स का जो ऑप्शन होता है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको लेयर की विंडो जो है बगल में खुली हुई राइट साइड में मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास केवल एक लेयर है और उस लेयर में भी हमारे पास जो है एक रेक्टेंगल है, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल और कहीं पे हमारे पास जो है टेक्स्ट भी लिखा हुआ है जिसमें कुछ आई थिंक एंटर नहीं किया गया है, इसलिए वो हमें यहाँ पे विजिबल नहीं दिखाई दे रहा है। अब जो है हम क्या करते हैं, एक और लेयर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको प्लस का बटन दिख रहा है, आप इस पे टैप कीजिए, लेयर 2 आ गई। अबव करेंट यानी कि जो बनी हुई लेयर है उसके ऊपर हम एक लेयर जो है ऐड कर रहे हैं। ऐड पे क्लिक कीजिए और हमारे पास अब लेयर 2 है। हमारे पास लेयर 2 में जो है कुछ भी इस समय पे नहीं बना हुआ है। हम लेयर 2 पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे एक जो है एलिप्स जो है खींच लेते हैं। अब एक सर्कल बनाने के बाद देखिए आप लेयर 2 में जो है एक बात हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। लेयर 2 के अंदर, लेयर 1 के अंदर हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। अब हम चाहते हैं कि केवल हम काम तो कर रहे हैं लेयर 2 पे, इस समय पे हम जो भी कर रहे हैं वो लेयर 2 पे कर रहे हैं। मान लीजिए हम इस पे अगर आएंगे, अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो हम देखिए लेयर 1 में आ गए। अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे जो हमारा सर्कल है तो हम लेयर 2 पे काम कर रहे हैं, लेयर 2 हाईलाइटेड है। अब हम चाहते हैं कि हम लेयर 2 पे तो काम कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हम सारा सेलेक्ट करें एक ही बार में। तो वही यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है सिलेक्शन टूल के थ्रू जो है, जब आप सिलेक्टर टूल पे रहेंगे तो आपको वही ऑप्शन मिलता है कि सेलेक्ट ऑल इन ऑल लेयर्स। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो लेयर में जो सब कुछ है और जितनी लेयर्स जो है अनलॉक्ड हैं उसमें सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें मान लीजिए हमने जो है इसमें कुछ लॉक कर दिया, हमने इस लेयर को जो है लॉक कर दिया। अब हमारे पास कुछ सिलेक्टेड नहीं है, ये जो लेयर है वो लॉक है। अब अगर हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो केवल जो है अनलॉक्ड वाली लेयर में चीज़ें सिलेक्ट होंगी। जो आपकी लॉक्ड लेयर है, जो लेयर 2 में हमने एक सर्कल बनाया हुआ है, वो हमारी जो है सेलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो बस इतना करता है कि जितनी लेयर खुली हुई है, जिन लेयर्स को आपने लॉक नहीं किया है कि इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जो है उन लेयर्स को वो चूज़ नहीं करता है। उन्हीं लेयर्स पे काम करता है जिस पे आप छेड़खानी करने की अनुमति देते हैं या जिसको आप अनलॉक्ड रखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका यूज़ था। इसके बाद हमारे पास दोस्तों जो है कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और ऑप्शन है डी सेलेक्ट। तो अगर कुछ भी सेलेक्ट है और हम उसे डी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम डी सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और वो चीज़ जो है डी सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद भी जो है आपको ऑप्शन मिलता है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला ऑप्शन है टॉगल सिलेक्शन बॉक्स टू सेलेक्ट ऑल टच्ड ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए हम कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम अपने माउस को जो है लेफ़्ट क्लिक करते हैं, लॉन्ग प्रेस करते हैं और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द पूरा उसको कवर करते हैं और उसके बाद हम
माउस की जो बटन होती है उसको रिलीज करते हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन इसके कहने का मतलब ये है, इस टूल के कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऑन है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, तो जब ये ब्लू है ना तो मान लीजिए कि ये ऑन है। अब क्या होगा कि जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपका जो बाउंडिंग बॉक्स जा रहा है, आपका जो ये रेड वाला पार्ट जा रहा है, जो आप ये खींचते हो कुछ सेलेक्ट करते टाइम, जो आप एरिया सेलेक्ट करते हो, इसका जो आपका बॉर्डर जा रहा है ना, वो जितनी चीज़ों को टच करेगा, आपने उसको पूरा कवर किया हो न किया हो मैटर नहीं करता, आपने अगर उसको टच किया हुआ है अपने सिलेक्शन वाले टूल से, तो वो चीज़ जो है सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए कुछ इस प्रकार से। और पहले क्या हो रहा था, इसको ऑफ करने पे क्या हो रहा था, हम सेम सिलेक्शन करेंगे, लेकिन जो है देखिए अब हमारे पास जो है हमने दो कवर किया है, दो स्क्वायर हमने कवर किए हैं, सॉरी दो रेक्टेंगल, एक स्क्वायर और एक जो है रेक्टेंगल हमने कवर किया है, लेकिन यहाँ पे हमने तीसरे को टच किया है लेकिन ये सिलेक्ट नहीं होगा। तीसरा वाला जो था ये टच था पर सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसके ऑन होने का मतलब है कि जहाँ तक हमारा जो है बॉर्डर टच करेगा वहाँ तक की चीज़ें जो हैं हम सेलेक्ट करने वाले हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारे पूरे कवरेज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो टूल है कुछ इस प्रकार से काम करता है। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों अगले टूल पर। सेलेक्टर टूल के बाद जो है इसके ऑप्शन, सॉरी इसके अगले ऑप्शन पर, मतलब सेलेक्टर टूल के अगले ऑप्शन पर ये है ऑब्जेक्ट रोटेट 90 डिग्री CCW, यानी कि काउंटर क्लॉक वाइज। तो इसका जब आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी दे रखी है, यहाँ पे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ जो है 90 डिग्री आपका रोटेशन होगा। तो हम इसको एक बार टैप करके देखते हैं। अब देखिए जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से इस टूल का काम है, और उसी का जस्ट उल्टा, उसी का जस्ट इनवर्स जो है आपको उसके सामने ही मिल जाता है, जो कि क्लॉकवाइज। पिछला वाला जो था आपका एंटी क्लॉकवाइज था, लेकिन जो ये वाला है वो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। इसके बाद हमारे पास फ्लिप का भी ऑप्शन होता है, यानी कि हम हॉरिजेंटली और वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो हॉरिजेंटली फ्लिप करने के लिए है, यानी दाएं से बाएं फ्लिप करने के लिए है। अगर हम इसका जो है यूज़ करेंगे तो चीज़ें जो है दाएं से बाएं फ्लिप हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपके पास में स्क्वायर है, इसलिए आपको जो है मालूम नहीं पड़ रहा है। मुझे इस पे जो है ग्रेडियंट कुछ कलर लगाने दीजिए, तब आपको जो है थोड़ा सा क्लियर होगा। अब देखिए आपके पास में जो है ये ग्रेडियंट फील पे है। अब जब मैं इसको फ्लिप करूंगा तो आपको ये नज़र आएगा साफ साफ। अब देखिए यहाँ पे जो है हॉरिजेंटली हमने इसको फ्लिप किया है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट किया है। इसी प्रकार से हम अप टू डाउन का भी कर सकते हैं। मान लीजिए जो है हमें अप टू डाउन का देखना है, तो जो हमारा वर्टिकल फ्लिप होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जो है कुछ हमारा फ्लिप हो रहा है। तो ये जो है टूल का अगला ऑप्शन था, जो है फ्लिप करने के लिए। ये जो है हॉरिजेंटली वर्टिकली दोनों हमारे पास जो है फ्लिप के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो जो है चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के पीछे या ऊपर नीचे लगाने के लिए जो है यूज़ होता है। अगले जो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वो इसीलिए यूज़ होने वाले हैं। तो इसके लिए, ताकि ये साफ साफ आपको समझ में आ पाए, इसके लिए मुझे इन सबको जो है कुछ फिल देना पड़ेगा। ये जो है अभी ट्रांसपेरेंट है क्योंकि कोई फिल नहीं है, तो आपको मालूम नहीं होगा कि कौन सा किसके ऊपर चढ़ रहा है, ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मैं इसको जो है एक फिल दे देता हूँ। और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी मैं एक फील दे देता हूँ ताकि चीज़ें जो हैं क्लियर हो सकें। ओके, तो अब दोस्तों हमारे पास ये जो रेक्टेंगल्स हैं दोनों के दोनों, इसमें जो है हमने एक एक फील दे रखा है। अब जब ये दूसरे जो है एक दूसरे को जो है ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा जो है ऑप्शन किस प्रकार से काम करता है। ओके, तो हम आते हैं सिलेक्शन टूल पे। हम सिलेक्ट करते हैं और हमने सबसे नीचे वाले को सिलेक्ट किया है और हम चाहते हैं कि वो ऊपर आए। तो आप देख सकते हैं रेस टू टॉप, यानी कि रेस सिलेक्शन टू टॉप पे आपको ये ऑप्शन मिलता है, यानी कि जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको बिल्कुल सामने ला करके ये रख देगा।
तो हम इसको क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि जो हमारा ब्लैक वाला था, जो सबसे नीचे था, जो सबसे पीछे था एक्चुअली, वो हमारा बिल्कुल टॉप पे आ चुका है। इसी प्रकार से इसका जस्ट उल्टा जो है सबसे लास्ट में आपको दिया गया है, लोअर टू बॉटम, यानी सबसे नीचे करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को ये जो है टूल आपको दिया गया है। आप इसको प्रेस कीजिए और आपका जो ऑब्जेक्ट है सबसे नीचे चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बस एक पॉइंट या आप कहें कि एक लेयर जो है ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे रेस का ऑप्शन दिया गया है, मतलब रेस सिलेक्शन 1 स्टेप पेज अप। तो आप पेज अप की यहाँ पे सिलेक्शन एक्चुअली जो है इसका शॉर्टकट दिया गया है। पेज अप की बटन जो है काम करती है इंकस्केप में, अगर आप पेज अप दबाएंगे तो भी ये काम हो जाएगा, या तो आप जो है इस बटन का यूज़ कीजिए। तो हम एक बार चलिए जो है इसका यूज़ करते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा इस ग्रीन वाले के ऊपर जो है आ जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से जो है अभी हमारा जो है ग्रीन वाले के ऊपर आ चुका है। और अगर हम चाहेंगे कि नहीं, हमें जो है एक लेयर नीचे लेकर के जाना है, तो हम जस्ट उसके सामने की बटन लोअर वाली जो आ रही है लिख करके, लोअर सिलेक्शन 1 स्टेप पेज डाउन से जिसका शॉर्टकट है, हम उसका यूज़ करेंगे तो वो एक स्टेप जो है पीछे चली जाएगी, यानी कि एक परत जो है नीचे चली जाएगी अपने ऑब्जेक्ट पे, जहाँ पे भी वो प्लेस्ड है उसके पिछले वाले ऑब्जेक्ट के जो है पीछे चली जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से हमें जो है प्लेसमेंट के लिए, ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट के लिए पेज पे हमें फॉरवर्ड रखना है कि हमें बैकवर्ड रखना है, वो वाली चीज़ जो है यहाँ पे दी हुई है। अब उसके सामने का जो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, वो एक्स और वाई हमें दिया गया है, यानी कि पेज पे जो है पोजीशन कहाँ पे रहनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एक्स वाई आपके पास में होता है, आपने जो एक्स वाई जो है पढ़ा हुआ है इंटरफेस, तो आप ग्राफ बनाते समय भी एक्स वाई आप पढ़ते हो, तो सेम वही चीज़ है, एक्स वाई यहाँ पे वो दिया गया है। तो क्योंकि हमें ये जो है कोई डिज़ाइनिंग का जो काम होता है ना, वहाँ पे एक्स वाई हमें कभी कभी उसका ज़रूरत पड़ता है। हमें अगर परफेक्शन चाहिए अपने काम में, कोई चीज़ बिल्कुल सही सही बनानी है, उसको सही सही प्लेस करना है, तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे एक्स वाई आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप वैल्यू एंटर कीजिए और जो है अपने आप आपका ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो एक्स वाई की जो वैल्यू है ना, वो भी चेंज हो रही है। तो आप इसे मैनुअली भी करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। मान लीजिए 177 है, मैंने यहाँ पे 188 कर दिया, और मान लीजिए हमने जो है इसको एंटर किया 188, सॉरी कुछ ज़्यादा ही हो गया, 188 मान लीजिए हमने कर दिया और एंटर किया। आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये आगे बढ़ गया। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 300 कर दिया, तो देखेंगे आपकी ये थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार से जो है मैनुअली हम एक्स वाई जो है प्लेसमेंट इसका कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन दिया गया होता है एक्स और वाई का, एक्स और वाई एक्सिस का। अब इसके बाद आता है हमारा हाइट और विड्थ, और हाइट और विड्थ में जो है हम मैनुअली कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 600 डाल दिया और हमारी जो आपकी विड्थ है वो 600 हो गई, और हमने हाइट भी मान लीजिए 600 डाल दिया और ये भी जो है 600 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास विड्थ और हाइट है, और हम इसको लॉक भी कर सकते हैं यहाँ से। When locked, change both width and height by the same proportion. अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो मतलब विड्थ और हाइट एक साथ में लॉक है। अगर हम हाइट में छेड़खानी करते हैं तो ये विड्थ में भी छेड़खानी कर देगा। अगर हम हाइट में करेंगे तो विड्थ में करेगा, अगर हम विड्थ में करेंगे तो हाइट में भी अपने आप चेंज हो जाएगा। अब हमने 500 डाली थी तो इसमें भी 500 ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये होता है कि हाइट और विड्थ को आपने लॉक कर दिया है, और जो भी आप हाइट विड्थ लगाते हो, आप केवल हाइट बदलोगे तो उसके हिसाब से वो विड्थ उठा लेगा, और अगर आप विड्थ बदलते हो तो उसके हिसाब से वो हाइट उठा लेने वाला है। तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन काम करता है लॉकिंग वाला। इसके बाद में हमारे पास यूनिट होता है कि पिक्सल पे हम काम कर रहे हैं कि मिलीमीटर पे काम कर रहे हैं, ये वो वाली चीज़ है। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था पेज सेटअप के टाइम पे, और आप एक बार फिर से मतलब यहाँ पे भी देख सकते हो। तो अगर मान लीजिए इंच पे का आप काम कर रहे हो, फिर भी जो है आपको हाइट विड्थ की ज़रूरत पड़ रही है, और उसमें भी आप कोई यूनिट चाहते हो खास करके, तो आप यहाँ से जो है इसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है आपको कुछ और ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन जो कि ऑन है पहले से, व्हेन स्केलिंग ऑब्जेक्ट्स स्केल द स्ट्रोक विद विड्थ बाय द सेम प्रोपोर्शन। यानी कि जो पहला ये ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को स्केल करें, इसको हम बड़ा छोटा करें, तो जो हमारा ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ना, जो स्ट्रोक दिख रहा है, वो सेम प्रोपोर्शन में बड़ा छोटा हो। तो एक बार हम इसको करके देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हमने सेट किया है, ये उसी हिसाब से जो है छोटा बड़ा हो रहा है। जबकि हमारा जो स्ट्रोक है ना, वो हमारा मान लीजिए अभी 16.124 हमारा स्ट्रोक है।
हम इसे एक बार ऑफ करते हैं और हम अब इसे बड़ा छोटा करते हैं। तो अब देखिए हमारा जो स्ट्रोक है वो 16.124 ही है। फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा छोटा करते हैं, हमारा स्ट्रोक जो है 16.124 ही रहेगा। लेकिन हम अगर इसे ऑन रखते हैं तो हमारा जो स्ट्रोक है हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, उसी के हिसाब से जो है बदलता जाएगा, उसी के हिसाब से बड़ा छोटा होता जाएगा। अब देखिए 27 है और अब देखिए हमने थोड़ा और छोटा किया तो उसी हिसाब से ये 13 हो गया। तो कुछ इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन काम करता है। हमारा अगला ऑप्शन है व्हेन स्केलिंग रेक्टेंगल्स, स्केल द रेडाई ऑफ राउंडेड कॉर्नर्स। तो इसको समझाने के लिए हमें इसे राउंडेड कॉर्नर में तब्दील करना होगा और हम इसके लिए नोड टूल पे आते हैं और हमारे पास जो सर्कल वाला नोड होता है उसे हम पकड़ करके जो है अंदर की तरफ खींच देते हैं। अब जो है सिलेक्शन टूल पे वापस चलिए और हम इस ऑप्शन का अब यूज़ करने वाले हैं। When scaling rectangles, scale the radii of rounded corners. Okay. अब हम इसको स्केल करते हैं तो आप देखिए आपका जो राउंडेड कॉर्नर है वो भी इसके साथ साथ स्केल होता है। अगर आप चाहते हैं कि राउंडेड कॉर्नर स्केल ना हो, जो आपका कॉर्नर है वो इतना ही रहे, मतलब जितनी भी रेशियो में आप बना रहे हैं उतना ही रेशियो में रहे, भले हम इसको बड़ा छोटा कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर दीजिए और आपका जो है राउंडेड कॉर्नर जो है अपने आप जो है बार बार चेंज होगा जब आप इसको स्केल करेंगे। तो अब आप देखिए इसका जो इफेक्ट है आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है हमारा ये ऑप्शन काम करता है। और उसके बाद में हमारे पास एक और ऑप्शन है मूव ग्रेडियंट्स इन फिल और स्ट्रोक अलोंग विद द ऑब्जेक्ट्स। तो इसके लिए जो है हम ग्रेडियंट वाले पे आते हैं और ये हमारा जो है ग्रेडियंट है, हमने एक ग्रेडियंट लगा रखा है और इसको मान लीजिए हमने ऑफ कर दिया। तो हम इसको जब मूव करेंगे ना तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है ये बदल रहा है। दरअसल अब देखिए मैं बड़ा कर रहा हूँ तो ब्लैक वाला जो पार्ट है वो नीचे जा रहा है, जो ब्लैक वाला पार्ट है वो नीचे जा रहा है और जैसे जैसे मैं छोटा करूँगा वैसे वैसे वो फिल आउट होता जाएगा। देखिए तो ये जो चीज़ होती है ना, मतलब ग्रेडियंट ये फिक्स हो रखा है, ग्रेडियंट अपनी जगह पे फिक्स है, हम बस ऑब्जेक्ट बड़ा छोटा कर रहे हैं और उस हिसाब से जो है वो खुद को एडजस्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ग्रेडियंट खुद ना फिक्स हो, जितने में अभी अभी दिख रहा है उतने पे ही रहे, तो हम इसको लॉक कर देंगे और अब जब हम बड़ा करेंगे इस ऑब्जेक्ट को तो ग्रेडियंट भी उसी के साथ में बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो काम होता है ये होता है दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला टूल मिलता है मूव पैटर्न्स इन फिल और स्ट्रोक अलोंग विद द ऑब्जेक्ट्स। अब इसके लिए भी हमें कुछ जो है करने की आवश्यकता पड़ेगी, हमें जो है पैटर्न्स का एक जो है फिल करना पड़ेगा। तो हम फिल और स्ट्रोक में आते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट चूज़ किया है, फिल एंड स्ट्रोक में हम आते हैं और हम फिल चूज़ करते हैं और इसमें से हम चूज़ करते हैं पैटर्न। अब आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न फिल जो है इस पर अप्लाई हो चुका है और अब हम अपने ऑप्शन को जो है देखेंगे यूज़ करके, मूव पैटर्न्स इन फिल और अलोंग विद द ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको मूव कर रहे हैं ना तो पैटर्न जो फिल है वो भी देखिए इसके साथ में मूव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट मूव हो जा रहा है पर पैटर्न हमारा जो है स्टैटिक है, वो बदल नहीं रहा है या वो मूव नहीं हो रहा है, तो ये भी इसके साथ में मूव हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको टर्न ऑफ कर दें, आप इसको बंद कर दें, तो आप जो है ऑब्जेक्ट को लेकर के जाइए, आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है, मैं कीबोर्ड से करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप देखिए मैं एक एक पॉइंट हटा रहा हूँ, आपका जो पॉइंट है ना, आपका जो आपने जो ऑब्जेक्ट बना रखा है वो तो मूव हो रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि पैटर्न जो है आपका स्टेबल है, वो कहीं पे नहीं जा रहा, केवल आपका ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। तो ये जो काम है ना, ये चीज़ जो है इस कर्सर से ये चीज़ जो है ना इस टूल से हो जाती है कि आपका पैटर्न जो है स्टेबल रहता है, केवल ऑब्जेक्ट मूव रहता है। अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो आपका पैटर्न भी ऑब्जेक्ट के साथ में मूव होने लगेगा। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें थी, ये सिलेक्शन टूल, सेलेक्टर टूल, इंकस्केप में आप सिलेक्टर टूल कहते हैं और जो है इलस्ट्रेटर में आप सिलेक्शन टूल कहते हैं, इसलिए बार बार मुझे थोड़ा सिलेक्शन टूल में बार बार बोल दे रहा हूँ, बात एक ही है। तो ये सब था सिलेक्टर टूल के बारे में आज की पूरी वीडियो, और हमने इन सब का यूज़ करके बारी बारी से देखा जितने ऑप्शंस हमें मिले सिलेक्टर टूल के हिसाब से। और इसके बाद जो है अगला वीडियो भी हम कंटिन्यू करेंगे इन्हीं सब चीज़ों को, और हम अगले टूल को देखेंगे जो कि हमारा नोड टूल होने वाला है। तो आप इनकी स्केप खोलिएगा और आप प्रैक्टिस कीजिएगा उन टूल्स की,
आप सारे टूल पे होवर करके उनका यूज़ देखिएगा और जितनी भी मैंने चीज़ें की हैं उनको आप भी एक बार करने की कोशिश कीजिएगा और सेलेक्टर टूल को अच्छे से जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को आप बार-बार देख सकते हैं चीज़ों को सही से समझने के लिए। मैंने बहुत आराम से समझाया है। इस चक्कर में जो है वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, पर इतना बताना आपको ज़रूरी था। और एक वीडियो में कम से कम एक टूल जो है आपको कवर करना भी थोड़ा ज़रूरी लगा मुझे, तो इसलिए मैंने जो है आराम से आपको बताया। सारी चीज़ें आराम से मैंने समय लेकर के आपको बताई हैं। आप इन सभी चीज़ों को ट्राई कीजिएगा अपने कंप्यूटर पे और हम आते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नोड टूल की वीडियो जो है अगली वीडियो होने वाली है, हम उसके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।